वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लिक्विड्स। और आज हम डिस्कस करेंगे सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लिक्विड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे बात करें काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड्स। इसके हमारे पास डिफरेंट पास्टुलेट हैं। फर्स्ट पास्टुलेट की बात करें, अ लिक्विड इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच टच वन अनदर। अब बच्चे चूँकि लिक्विड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस होती हैं वो गैसेस की निस्बत बहुत कम होती हैं। यहाँ पर स्पेस बहुत कम होती हैं। मॉलिक्यूल के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं और वो एक दूसरे को टच करते हैं। एंड second postulate is the molecule within the liquid are in constant motion, but the movement of the molecule is restricted due to their close packing together. अब बच्चे वही बात कि आप वो कांस्टेंट मोशन में तो हैं, लेकिन उनकी जो मूवमेंट है बच्चे वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो इतना ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान बच्चे क्लोज पैकिंग है, स्पेसिस बहुत कम है और उनके दरमियान फोर्सेस भी स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मोशन होती है बच्चे वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। मीन वो मिनिमम जो होते हैं वो मूवमेंट को वो शो करते हैं। थर्ड पोस्टुलेट की बात करें तो बच्चे इन लिक्विड मॉलिक्यूल के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो गैसेस की निस्बत बहुत ज़्यादा होती हैं। और बच्चे लेकिन ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि ये लिक्विड मॉलिक्यूल को एक फिक्स्ड पोजीशन पर होल्ड करके रखें। जैसे सॉलिड के अंदर होता है ना, सॉलिड के अंदर तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होती हैं वो फोर्सेस उनको सॉलिड के मॉलिक्यूल को एक फिक्स्ड पोजीशन के ऊपर होल्ड करके रखती हैं। लेकिन हम लिक्विड में ये कह रहे हैं कि लिक्विड में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो गैसेस की निस्बत स्ट्रॉन्ग तो हैं, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि वो लिक्विड के मॉलिक्यूल को एक फिक्स्ड पोजीशन पर होल्ड करके रखें। तो इस वजह से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं दे कैन स्लाइड ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, वो स्लाइड कर सकते हैं। एंड बच्चे नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसे बोलते हैं? अगर हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल पर मेजर करेंगे तो उसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो बच्चे लिक्विड्स की जो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। और लास्ट पोस्टुलेट की बात करें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बच्चे कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेपर्स ऑफ लिक्विड। अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उस वक्त मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो उस लिक्विड के वेपर के काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। नेक्स्ट बच्चे अब हम डिफरेंट इस लिक्विड की डिफरेंट सिंपल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। डिफ्यूजन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिफ्यूजन की बात करें, देखें डिफ्यूजन बच्चे ज़्यादा उस वक्त होगी जब मॉलिक्यूल के दरमियान जो स्पेसिस हों वो बहुत ज़्यादा हों, मोशन उनकी जितनी ज़्यादा होगी, रैंडम मोशन जितनी ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन उतनी ज़्यादा होगी। जैसे हम गैसेस की बात करें तो उनमें बच्चे फ्री स्पेसिस बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, रैंडम मोशन होती है, तो इस वजह से गैसेस के अंदर डिफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो बच्चे लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन तो होती है, लेकिन इनके अंदर जो डिफ्यूजन होती है वो गैसेस की निस्बत कम होती है। जो लिक्विड्स हैं इनके अंदर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो गैसेस की निस्बत कम होता है। बच्चे वो कम क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो मिनिमम होती है। यहाँ पर मूवमेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो उस रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट की वजह से लिक्विड के अंदर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। लेकिन डिफ्यूजन का फिनोमेना शो करती हैं क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव तो कर सकते हैं, मीन वो डिफ्यूजन का फिनोमेना शो करते हैं, लेकिन रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होता है बच्चे वो बहुत कम होता है। एग्जांपल की बात करें, अगर हम बच्चे वाटर के अंदर एक इंक का एक ड्रॉप को अगर हम ऐड करें तो बच्चे वो स्लोली नीचे की तरफ क्या होता है, डिफ्यूज़। अब वो स्लोली नीचे डिफ्यूज़ क्यों हो रहा है? वो इस वजह से क्योंकि मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसिस बहुत कम है, स्पेसिस भी बहुत कम है और उस अलावा बच्चे जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि मॉलिक्यूल के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं और उसके अलावा उनकी जो मॉलिक्यूल्स की जो पैकिंग है वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, क्लोज है। तो उन क्लोज पैकिंग की वजह से, उन स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस की वजह से जो इंक का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि वहाँ पर बच्चे, और उसके अलावा ये भी याद रखना है वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स की कोलिजन है वो भी कम होगी। जब मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, जब मूवमेंट कम होगी, जब स्पेसिस कम होगी तो वहाँ पर कोलिजन भी कम होगी। अगर कोलिजन कम होगी तो बच्चे उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, कंप्रेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब हमें पता है बच्चे, हमने गैसेस के केस में पढ़ा था कि जब गैसेस के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज़। अब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में भी
प्रेशर को इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, लेकिन वो वॉल्यूम इतना ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होगा। क्यों डिक्रीज़ नहीं होगा? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल ऑलरेडी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो फिर फर्दर उनका जो वॉल्यूम है वो बहुत कम डिक्रीज़ होता है। एग्जाम्पल इसी को बच्चे देखते हैं, अगर हम किसी लिक्विड के ऊपर फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की बात करें, तो वाटर के अगर बच्चे प्रेशर 1 atm से हम 2 atm के अंदर जाएँ, मीन हम 1 atm प्रेशर से इंक्रीज़ करके 2 atm प्रेशर के अंदर जाएंगे, तो देखें वाटर का वॉल्यूम जस्ट कितना डिक्रीज़ हो रहा है, 0.0045%। लेकिन अगर वही हम गैस लें और गैस का प्रेशर 1 atm से 2 atm इंक्रीज़ करें, तो गैस का जो वॉल्यूम है बच्चे वो 50% क्या हो जाएगा, हाफ। क्योंकि गैस इस केस में हम बात करेंगे जितना टाइम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे उतने टाइम वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। अब चूँकि प्रेशर हम डबल कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेकिन किसके केस में, गैसेस के केस में। लेकिन बच्चे लिक्विड के केस में वॉल्यूम कम होगा, लेकिन वो बहुत बहुत ज़्यादा उसमें कमी जो है कि वो बहुत कम होगी। देखिए कितना हो रहा है, जस्ट 0.0045% हो रहा है। रीज़न क्या है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान ऑलरेडी स्पेसिस वो बहुत कम होती हैं, वो क्लोज टुगेदर होते हैं। नेक्स्ट बच्चे बात करें एक्सपेंशन की। अब लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो बच्चे उनके दरमियान इंटर मालिकुलर फोर्सेस वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। क्यों डिक्रीज़ होती है? क्योंकि जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो मालिक्यूल के दरमियान इफेक्टिव कुलेयन इंक्रीज़ होंगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। जब इंटर मालिकुलर फोर्सेस वीक हो जाएंगे तो लिक्विड क्या कर जाएगा बच्चे, वो एक्सपेंड कर जाएगा। अगर इस तरह इसके उल्ट जाएँ, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो फिर उस लिक्विड का जो वॉल्यूम वो क्या हो जाता है, वो कंट्रैक्ट कर जाता है। और इसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है बच्चे मर्करी थर्मामीटर बनाने के लिए। अब मर्करी थर्मामीटर के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि जैसे किसी पेशेंट को चेक करने के लिए बच्चे जब उसके माउथ में टंग के नीचे जब वो रखते हैं ये थर्मामीटर रखते हैं। अब चूँकि वहाँ पर अगर उसको पेशेंट को फीवर है, अगर बुखार है, तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। उस टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उस थर्मामीटर के अंदर जो मर्करी है वो क्या हो जाता है, वो एक्सपैंड हो जाता है, वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। फिर वो हमें मेजरमेंट देता है कि इस पेशेंट को बॉडी टेम्परेचर कितने। और उसके अलावा बच्चे इसका जो कैपिलरी ट्यूब होती है उसका वॉल्यूम कम होता है, लेकिन जो बल्ब होता है जिसके अंदर यहाँ पर जैसे ये बल्ब है, इस बल्ब के अंदर चूँकि मर्करी फील होता है। अब जो बल्ब बच्चे है उसका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा, लेकिन जो हमारे पास ये जो कैपिलरी ट्यूब होती है इस कैपिलरी का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, कम। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज़ करेंगे तो जो मर्करी होगा वो एक्सपेंड ज़्यादा हो जाएगा। जब वो एक्सपेंड ज़्यादा होगा तो चूँकि कैपिलरी जो ट्यूब है वो उसका वॉल्यूम कम होता है तो वो भी ज़्यादा ऊपर लेवल तक मतलब क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंड करके चला जाएगा। मीन थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो मर्करी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है। और जब वो थोड़ा सा भी एक्सपेंड होगा, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब वैसे ही उसका जो बोर है बच्चे वो स्मॉल है, वो नैरो है, तो इस वजह से थोड़ा सा भी एक्सपेंड होगा तो वो उसकी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, तो हमें वो मेजरमेंट दे देगी। नेक्स्ट बच्चे मोशन ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो अब बच्चे क्योंकि लिक्विड केस में बच्चे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होते हैं। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगे तो बच्चे फिर उनकी दरमियान जो उनकी जो स्पीड है मूवमेंट की वो भी क्या होगी, कम, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा ना, एक दूसरे को खींच कर रखना, मूव नहीं करने देना। फिर जब मोशन कम होगी तो फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चे स्पेसिस की बात करें तो हम अगेन बच्चे पढ़ रहे हैं कि जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं दे आर फेयरली क्लोज्ड, वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, उनके दरमियान स्पेस जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं। और उसकी वजह से चूँकि बच्चे स्पेसिस कम है तो इनके अंदर जो कुलेयन नंबर ऑफ कुलेयन होती हैं वो भी मॉडरेट होती हैं, और उसकी वजह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या होती है, मॉडरेट होती है। नेक्स्ट बच्चे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो जो बच्चे गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके दरमियान, इनके इंडिविजुअल पार्टिकल के दरमियान, मॉलिक्यूल के दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बच्चे एक इंट्रा होती हैं वो विद इन मॉलिक्यूल होती है, मीन एटम के दरमियान होती हैं, और एक होती हैं इंटर मॉलिक्यूल जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान। आपको अगर एग्जांपल से बच्चे बताऊं, लेट्स सपोज हम HF की बात करते हैं। अब देखें, अब ये जो बच्चे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान ये जो बॉन्ड है इसको बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम और फ्लोरीन एटम के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बच्चे दो HF के मॉलिक्यूल रख देता हूँ, अब फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब देखें, अब बच्चे फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। मीन ये जो मैंने डॉटेड लाइन से जाहिर किया है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये चूंकि दो मॉलिक्यूल के दरमियान इसे बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और ये जो बॉन्ड मैंने बनाया है हाइड्रोजन एटम और फ्लोरीन एटम के दरमियान, तो इंट्रा मॉलिक्यूल विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे क्या बोलते हैं, इंट्रा
मॉलिकुलर फोर्स। तो अब जो कि बच्चे लिक्विड हैं, इनके अंदर जो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज होती हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, और उनकी जो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज पर डिपेंड करती हैं। क्योंकि देखें बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बच्चे इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा। इस तरह इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज जितनी स्ट्रॉन्ग होगी तो उनका वेपर प्रेशर उतना कम होगा। इसका इन्वर्स रिलेशन होता है। सरफेस टेंशन की बात करें, इसका भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितनी इंटरमॉलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होगी सरफेस टेंशन उतनी ज़्यादा होगी। विस्कोसिटी की बात करें तो बच्चे इसका भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितनी इंटरमॉलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होगी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। और हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स जितनी स्ट्रांग होगी तो हीट ऑफ वेपराइजेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट बच्चे बात करें काइनेटिक एनर्जी की बात करें, बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी, kinetic molecular theory. According to kinetic molecular theory, the molecules due to strong intermolecular attraction have minimum moments. जब उनके बच्चे मूवमेंट मिनिमम होगी तो उनकी कुलैयन भी मिनिमम होंगी, तो फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी वो भी कम होगी। वाटर की बात करें तो बच्चे वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से जो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं, वो क्लोज टुगेदर होते हैं, क्योंकि उनकी मोशन मिनिमम है, तो इस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, लो होगी। नेक्स्ट बच्चे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड की बात करें। अब अगेन बच्चे यहाँ पर वही डिस्कस किया गया कि जो लिक्विड होते हैं इनके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज। एज द रिजल्ट देयर इंडिपेंडेंट मोशन इज़ ग्रेटली हिंडर्ड। मतलब वो इंडिपेंडेंटली, जैसे गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली कोलाइड करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज मौजूद हैं तो इस वजह से लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं वो इंडिपेंडेंटली मोशन शो नहीं करते। एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन आर मच लेस दैन इन केस। वही बात आ गई कि इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो भी गैसेज की निस्बत कम होता है। बच्चे रीज़न अगेन क्या है, सेम है कि मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस कम होती है, उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद होती है। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें कोहेजन की बात करें या कोहेसिव फोर्सेस की बात करें तो बच्चे चूंकि लिक्विड्स के अंदर कोहेसिव पावरफुल कोहेसिव फोर्सेस भी मौजूद होती हैं, उन कोहेसिव फोर्सेस की वजह से भी वाटर जो है वो जो लिक्विड कोई भी होगा वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। अब कोहेसिव फोर्सेस बच्चे किसे बोलते हैं, द फोर्सेस बिटवीन सिमिलर टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल वाटर, मैंने मतलब यहाँ पर वाटर रख दिया है। अब बच्चे इसी सेम मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास वेसल में वाटर मौजूद है, तो इन वाटर के दरमियान जो सेम टाइप ऑफ फोर्स मौजूद होगी, मीन सिमिलर एटम के दरमियान जो सिमिलर फोर्स मौजूद होगी उसमें क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। अब हाइड्रोजन में क्या, वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम क्या बोलेंगे कि वो कोहेसिव फोर्स है इन वाटर। नेक्स्ट बच्चे से हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इनमें फर्स्ट हमारे पास आ जाती हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज़। बच्चे जो एडिटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मॉलिक्यूल में मौजूद एटम के नंबर पर भी डिपेंड करती हैं और एटम के काइंड पर भी डिपेंड करती हैं। मतलब दीज प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर वेट, बच्चे जितने नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट उतना ज़्यादा होगा। काइंड ऑफ एटम की बात करें तो एटम का साइज जितना ज़्यादा होगा तो उनका मॉलिक्यूलर वेट उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बच्चे बात करें कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़ की, तो बच्चे जो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये एटम के नंबर पर डिपेंड नहीं करती, बट दे डिपेंड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम, के वो उनकी अरेंजमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट बच्चे थर्ड की बात करें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आइंस एंड मॉलिक्यूल्स बट दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। बच्चे जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये जस्ट उनके नंबर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन उनकी अरेंजमेंट के ऊपर, उनके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर वॉल्यूम। नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करें वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो बच्चे फर्स्ट हम बात करते हैं वेपर प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन पर जाने से पहले हम बच्चे इस पैराग्राफ को क्लियर करते हैं। देखें यहाँ पर बिल्कुल इजी बात लिखी है। देखें अगर हमारे पास ये कोई कंटेनर है, अब ये कंटेनर ओपन है, इसके अंदर अगर मैं कोई लिक्विड रखूँगा तो हमें बच्चे पता है कि जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होगी वो सरफेस पर आएंगे और वहाँ से क्या कर देंगे, इवेपोरेट करेंगे। जब वो इवेपोरेट करेंगे तो वो लिक्विड के जो वेपर हैं वो एयर के अंदर क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह जिन जिन की एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो उस लिक्विड की सरफेस से क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, वो एयर के अंदर जा रहे हैं। अब अगर हम इस कंटेनर को ऊपर से क्या कर दें, क्लोज़ कर दें। अब बच्चे जब कंटेनर को क्लोज़ करेंगे तो वो जो वेपर्स हैं वो उस कंटेनर की, वो जो ऊपर हमने जो इसको कवर किया है, हमने ऊपर जो प्लेट रखी है उस प्लेट की जो नीचे वाली साइड होगी उस पर वो गैदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर जब वहाँ पर जाकर बच्चे इकट्ठे होंगे तो वो जो मॉलिक्यूल हैं ना वो सिर्फ आपस में टकराते हैं, ना वो सिर्फ कंटेनर की वाल से टकराते हैं, बल्कि उसके साथ साथ बच्चे वो लिक्विड की सरफेस से भी टकराते हैं। These molecule not only collide with the wall of container but also with the surface of the liquid as well। और इसका बच्चे रिजल्ट क्या होता है, इसका नतीजा क्या होता है कि वो जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में रिकैप्चर्ड होकर, वो वेपर्स जो है वेपर्स वो आपस में कंडेंस होकर अगेन लिक्विड के अंदर आ जाते हैं। मीन वेपर्स आपस में मिलकर अगेन किस फॉर्म में आ जाते हैं, लिक्विड की फॉर्म में आ जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम बच्चे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। अब स्टार्ट के अंदर इवेपोरेशन ज़्यादा होगी
कंडेंसेशन कम होगी। मीन इवेपोरेशन हम बोलेंगे लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, और कंडेंसेशन बोलेंगे वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना, मतलब दोनों उल्टे हैं। इवेपोरेशन लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना, और कंडेंसेशन वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्ट होना। लेकिन अब शुरू में इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, कंडेंसेशन कम होगी, लेकिन एक ऐसा बच्चे हमारे पास एक ऐसी स्टेट आएगी, एक ऐसी स्टेज आएगी कि जिसके ऊपर रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मीन वहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया, जितने लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही वेपर कंडेंस होकर फिर लिक्विड में कन्वर्ट करें, तो हम बोलेंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो मीन अब यहाँ से हमने बात क्या निकाली कि हमारे पास ये लिक्विड है, ये पर कंटेनर मैंने क्लोज कर दिया, ये बच्चे लिक्विड है, लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये देखिए ये वेपर पर मैंने बना दिए, और फिर जो वेपर है वो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मीन यहाँ पर बच्चे देखें, ये समझने वाली बात है बच्चे, इक्विलिब्रियम किस किस के दरमियान है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ चुका है लिक्विड के दरमियान और लिक्विड के वेपर के दरमियान। दोबारा सुन लें, हमने कहा ना रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो यहाँ पर बच्चे जो इक्विलिब्रियम आ चुका है वो किस किस के दरमियान आ चुका है, लिक्विड के दरमियान और वेपर्स ऑफ लिक्विड के दरमियान। तो बच्चे अब हम डेफिनेशन करते हैं वेपर प्रेशर की, कि वेपर प्रेशर हम किसे बोलते हैं, कि जब लिक्विड के मॉलिक्यूल लिक्विड के वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो उस स्टेज के ऊपर, उस स्टेट के अंदर वो वेपर्स जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। बच्चे अगेन बात सुन लें कि जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और लिक्विड के वेपर्स जब वो आपस में इक्विलिब्रियम पर होंगे, मीन जितने लिक्विड वेपर में जा रहे हैं उतने ही वेपर लिक्विड में जा रहे हैं, तो मीन जब उनके दरमियान इक्विलिब्रियम होगा तो उस इक्विलिब्रियम की स्टेज के ऊपर वो जो वेपर्स हैं वो उस बच्चे जितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब बच्चे ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लिक्विड्स हैं, उन्होंने इवेपोरेट करना शुरू कर दिया। स्टार्ट के अंदर जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा ऐसा रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ता रहता है, और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम के पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब बच्चे देखें, अब हम बात करें वही डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो हम यही बोलेंगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जितने मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस को लीव कर रहे हैं, मतलब जितने लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल वेपर से अगेन किस में आ रहे हैं, लिक्विड में आ रहे हैं। मीन जितने मॉलिक्यूल उस लिक्विड की सरफेस को लीव कर रहे हैं तो उतने ही मॉलिक्यूल दोबारा कम बैक आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब बच्चे इसके फैक्टर की बात करें तो आपने याद रखना है कि जो वेपर प्रेशर होता है बच्चे, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन अमाउंट ऑफ लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इस पे कभी भी डिपेंड नहीं करता। जितना मर्जी आप वॉल्यूम ले लें, जितनी मर्जी उसकी अमाउंट ले लें लिक्विड की, तो उससे जो उसका वेपर प्रेशर है वो अफेक्ट नहीं होता। और सेकंड बच्चे बात करें सरफेस एरिया की, तो जो सरफेस एरिया होता है उससे भी वेपर प्रेशर जो है वो अफेक्ट नहीं होता। कैसे नहीं होता बच्चे देखें, अब मैंने ये कंटेनर बनाया है, अब एक मैंने कंटेनर ये बना दिया, अब इसके अंदर सरफेस एरिया कम है, इसके अंदर सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, लेकिन सरफेस एरिया के कम या ज़्यादा होने की वजह से वेपर प्रेशर अफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चे देखें, अब अगर यहाँ पर सरफेस एरिया अगर ज़्यादा हो भी गया है तो सरफेस एरिया के ज़्यादा होने से इवेपोरेशन तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जितनी इवेपोरेशन होगी तो कंडेंसेशन भी तो उतनी होगी ना। जितने मॉलिक्यूल लीव कर रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल के पास अपॉर्चुनिटी है ना कि वो अगेन दोबारा किस में आ जाए, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए। तो मीन जितने मॉलिक्यूल लीव करेंगे उतने मॉलिक्यूल कम बैक आएंगे। तो मीन जो वेपर प्रेशर है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन अदर फैक्टर बच्चे बात करें तो जो वेपर्स का, जो लिक्विड्स का जो वेपर प्रेशर होता है बच्चे, ये नेचर ऑफ द लिक्विड पर डिपेंड करता है, उनके साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर भी डिपेंड करता है, और उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बच्चे जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो उनका वेपर प्रेशर उतना कम होगा। जो मेन हमारे पास जो पैरामीटर आता है बच्चे वो आता है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो लिक्विड्स का जो वेपर प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ होता जाता है। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, वेपर प्रेशर इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से उनके बच्चे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, उनकी कोलिजन इंक्रीज़ होगी, तो इस वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे वो सरफेस की, लिक्विड की सरफेस से लीव करेंगे, जिसकी वजह से उनका वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर बच्चे इस डायग्राम को अगर हम देखें इस डायग्राम को, ये टेबल के अंदर बच्चे दिखाया गया ये वाटर का, कि जब वाटर का देखें टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने के साथ साथ वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो भी बच्चे इंक्रीज़ होते जा रहा है। देखें 0 डिग्री के ऊपर बच्चे वेपर प्रेशर कितना है, 4.579 टॉर, और जो 100 डिग्री बच्चे उस पर कितना है, 760 टॉर। तो मीन टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन ये जो वेपर प्रेशर में जो इंक्रीज़ है ये टेम्परेचर के चेंज होने से ये डिफरेंट होता है। देखें कैसे, अगर हम बात करें 0 से 10 डिग्री, जब 0 डिग्री से 10 डिग्री टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वेपर प्रेशर बच्चे कितना चेंज हो रहा है, 4.579 टू 9.209। मीन ये ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। मीन 0 से डिग्री से 10 डिग्री जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर जब ऑलमोस्ट डबल हो रहा है।
लेकिन जब हम 90 डिग्री से 100 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उस वक्त वेपर प्रेशर कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 527 टू 760 टॉर। मीन जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे तो वेपर प्रेशर के अंदर जो इंक्रीमेंट है वो भी उतना ज़्यादा होता जाएगा। और लास्ट बच्चे इंटरमालिकुलर फोर्स की बात करें तो जितनी इंटरमालिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो उनका वेपर प्रेशर उतना कम होगा। अब बच्चे ये 20 डिग्री पे हमने टेबल बनाया है। अब 20 डिग्री के ऊपर आइसोपेंटेन का वेपर प्रेशर कितना 580 और 20 डिग्री पे ग्लिसरोल का बच्चे वेपर प्रेशर कितना 0.00016। रीज़न क्या है कि बच्चे आइसोपेंटेन जो है उसके अंदर जो वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं, अब जो कि वो फोर्सेज वीक हैं तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। ग्लिसरोल की बात करें तो बच्चे इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि इसमें इंटरमालिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग हैं तो इस वजह से इसका वेपर प्रेशर है वो सबसे कम है। लास्ट बच्चे हम वेपर प्रेशर की मेजरमेंट की बात करें तो इसमें के लिए हम मेथड यूज़ करते हैं मैनोमेट्रिक मेथड विच इज़ एन एक्यूरेट मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वेपर प्रेशर। अब बच्चे इसके मैनोमेट्रिक मेथड के अंदर बच्चे होते हैं कि हमारे पास एक थर्मोस्टैट होता है। उस थर्मोस्टैट के अंदर हम किसको रखते हैं, उस लिक्विड को रखते हैं जिसका हमने वेपर प्रेशर को मेजर करना है। और बच्चे उस जो फ्लास्क होती है उससे एक ट्यूब निकलती है जो मैनोमीटर से कनेक्ट होती है और जो दूसरी ट्यूब होती है उस करंट के ऊपर हम वैक्यूम पंप लगा देते हैं। अब बच्चे उस ये देखें हमारे पास लेट्स सपोज अगर ये फ्लास्क पड़ी है तो ये हमारे पास थर्मोस्टेट है। एक मिनट, ये लेट्स सपोज अगर हमारे पास ऐसे फ्लास्क है तो ये बच्चे इर्द गिर्द इसके थर्मोस्टेट अगर हमने फ्रीजिंग मिक्सचर रखा होता है। फ्रीजिंग मिक्सचर ने क्या करना था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उस लिक्विड को बच्चे फ्रीज करना है। जब लिक्विड को फ्रीज करेंगे तो ये देखिए ये वैक्यूम पंप के थ्रू उसके ऊपर जो एयर होगी इसको हम क्या कर लेंगे, वहाँ से इंट्रैप कर लेंगे, उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे। फिर अगेन बच्चे हमने उस लिक्विड को मेल्ट करना है। जब लिक्विड को मेल्ट करेंगे तो अगर उनके मॉलिक्यूल के दरमियान कोई भी इंट्रैप्ड एयर होगी तो वो भी रिमूव हो जाएगी। मतलब उसको अगेन मेल्ट करेंगे, ऊपर से वैक्यूम पंप के थ्रू हम जो वेपर होंगे उसको कलेक्ट कर लेंगे, फिर उनको फ्रीज करेंगे, फिर मेल्ट करेंगे, फिर जो वेपर्स वगैरह होंगे, जो एयर वगैरह होगी उसको हम क्या करते जाएंगे, रिमूव। मतलब बार बार हमने ये प्रोसेस रिपीट करना है ताकि उस लिक्विड में मौजूद सारे के सारे बच्चे जो एयर है वो वहाँ से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। अब बच्चे अगेन अब उस लिक्विड को हमने थर्मोस्टेट के अंदर क्या करना है, हीट अप करना है और फिर हमने टेम्परेचर उतना एडजस्ट करना है कि जिस टेम्परेचर के ऊपर हम उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब होगा क्या कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उसके जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होगा। वेपर्स जाकर बच्चे उस मरकरी कॉलम के ऊपर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो जिसकी वजह से उन मरकरी कॉलम की हाइट में क्या आ रहता है, डिफरेंस आ रहता है और फिर उस डिफरेंस से हम उस वेपर प्रेशर का जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो हम डिटरमाइन कर लेते हैं। अब बच्चे देखें इस मरकरी एंड जो मतलब जब हम इसको सोल्यूशन को हीट नहीं कर रहे तो उस वक्त अगर मैं ऐसे बनाऊँ बच्चे इसके जो मरकरी कॉलम है इसके मैं अगर ये स्टैंड बनाऊँ तो बच्चे शुरू के अंदर इनका जो हाइट होती है वो क्या होती है, वो सेम होती है। लेकिन जब इसको हम हीट करेंगे यहाँ से प्रेशर आएंगे वो इस बचे साइड पर जब वो नीचे प्रेशर लगाएंगे तो ये वाली जो साइड है ये नीचे की तरफ डिप्रेस हो जाएगी और ये वाली साइड है इधर जो मरकरी होगा वो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। द कॉलम ऑफ द मरकरी इन द मैनोमीटर फेसिंग द वेपर्स ऑफ द लिक्विड इज़ डिप्रेस्ड। ये बच्चे इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज भी आ चुका है कि वहाँ पे कंप्रेस्ड भी लफ्ज़ होता है, डिप्रेस्ड भी होता है, तो वहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, डिप्रेस्ड आएगा। देखिए ना मरकरी का ये जो कॉलम है जिसके ऊपर लिक्विड के वेपर प्रेशर लग रहे हैं वो नीचे की तरफ क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है। और बच्चे जो दूसरा हमारे पास है जिसको जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो फेस कर रहा है वो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, वो अपवर्ड मूव कर जाएगा एक्चुअली। और उसके अलावा बच्चे एक्चुअली द प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड इन द फ्लास्क इज इक्वल टू द सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। कि मीन एक्चुअली बच्चे यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है और साथ साथ उन लिक्विड्स के वेपर का प्रेशर भी, दोनों का प्रेशर है। फिर हमने बच्चे जो है इनकी जो हाइट है इसके अंदर हमने डिफरेंस को क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। डेल्टा एच क्या होगा, डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम। और फिर इस इक्वेशन को बच्चे यूज़ करके हम उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर पी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, पी ए क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और डेल्टा एच बच्चे यहाँ पे क्या है, चेंज इन द हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ द मरकरी। तो बच्चे इस इक्वेशन के जरिए हम किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।